वेलकम टू अवर चैनल नॉविस्ता हुस्न कवल। अस्सलाम वालेकुम लिस्नर, कैसे हो आप सब लोग। आई होप आप लोग सब ठीक होंगे, खैरियत से होंगे, मज़े में होंगे और बड़ी शिद्दत से आप लोग इंतज़ार कर रहे होंगे हुस्न कवल साहिबा के नावल जुगनू की किस्त नंबर 11 का। तो आइए आप लोगों के इंतज़ार की शिद्दत को ख़त्म करते हैं और हम नावल को स्टार्ट करते हैं। वो जैद के ऑफिस के बाहर पहुंचा ही था कि उसका सेल रिंग हुआ। कॉल हमजा की थी, इसलिए उसने फ़ौरन ही रिसीव की। वो अलग बात है, दिमाग अभी ठीक तरह काम नहीं कर रहा था उसका। हेलो। उससे पहले ही बहुत शदीद गर्मी लग रही थी और उसके बाद जब वो एसी वाली गाड़ी से बाहर निकला तो मजीद गर्मी का एहसास बढ़ा। लगा जैसे तंदूर में खड़ा हो। हेलो, कैसा है? हमजा ने खासा मुस्तरद भरे लहजे में इस्तफसार किया। क्यों, 2 दिन में क्या सिंग निकल आएंगे मेरे सर पर? जाहिर सी बात है, जैसा छोड़ा है वैसा ही होगा ना। काम की बात बोल। एक तो गर्मी, ऊपर से दिमाग में बर्फा तूफान। वो तो पहले ही आदम बेजार बंदा था, अब तो हालत ये थी कि बात भी करो तो काटे। अच्छा अच्छा, वैसे दाद देनी पड़ेगी हुस्ना की, जो तुझ जैसे टेम्परेचर वाले आदमी को संभालती है, वरना मुझसे तो तू एक मिनट भी हैंडल ना हो। हमजा इसके चिड़चिड़े लहजे पर हुस्ना को दाद दिए बगैर ना रह सका था। हुस्ना, ये वो आखिरी नाम था जो इस वक्त वो सुनना चाहता था। वो हुस्ना ही थी जिसने उसके ब्लड प्रेशर को इस मुकाम पे पहुंचाया था कि लग रहा था किसी भी लम्हे सर फट जाएगा। कभी कभार किसी को पाने की चाह इतनी नहीं होती जितना खोने का खौफ होता है। तुझे अगर ये फालतू के चिट चैट करनी है ना तो अपनी बंदी से जाके कर। फालतू नहीं हूं मैं, वो बरहमी से कहता कॉल डिस्कनेक्ट करने लगा था। ओहो, काम के लिए ही फोन किया है? तू तो भौंक भी दे। वो चिढ़कर धारने को हुआ। चाचा जान पूछ रहे हैं कि पार्टी की डेकोरेशन कैसी करवाना चाहता है, थीम बता दे। हमजा की बात सुनते ही उसने फौरन अपनी गाड़ी में रखे तारों की जानिब देखा और फिर उल्टे हाथ से अपनी पेशानी मसलने लगा। इनसे कि ये पार्टी मेरे लिए बहुत खास है, क्योंकि मेरी पावर के लिए दी जाने वाली पहली पार्टी होने वाली है, इसलिए डेकोरेशन मैं खुद करवाऊंगा। वो उसकी टेंशन ना ले, मुझे बस अपने फार्म हाउस का एड्रेस सेंड कर दें। गंभीर लहजे में कहता वो अपनी पेशानी मजीद सख्ती से मसलने लगा। ओके ओ। अभी वो भूल ही रहा था कि मुकाबिल ने कॉल डिस्कनेक्ट करके सेल पॉकेट में डाला और तेजी से जैद के ऑफिस की जानिब बढ़ा। 1 घंटे बाद कैसर और मुफ्ती साहब कमरे में अकेले थे। जैद उनका बाहर मस्जिद के सहन में इंतजार कर रहा था बैठकर। निकाह कैसर का था, जान उसकी सूली पे अटकी थी और क्यों करना होती, निकाह उसी ने तो कराया था। जैद साहब मारे खौफ के मस्जिद के सहन में बैठकर तमीज से टोपी सर पर लगाए जल तू जलाल तू आई भला को टाल तू के विर्द में लगे थे। वो कैसर की पॉजिटिवनेस नायाब के लिए उसी दिन देख चुका था जब उसने कहा था कि जरियाब की उससे दोस्ती तुड़वा दे। बहुत अच्छे से वाकिफ था वो, अगर कोई भी सूरत निकली निकाह मनसूख होने की तो उसके चने इसी मस्जिद में कैसर जल्द पड़वाएगा। कैसर मुफ्ती साहब के साथ ऑफिस से निकलकर बाहर आता दिखाई दिया तो वो फौरन ही खड़ा हुआ था। कैसर का चलते हुए उसके करीब आना, ना जाने क्यों उसे अपनी मौत का करीब आना दिखाई दे रहा था। वो हसीन कम उम्र लड़का तेजी से उसकी जानिब चलता हुआ आया था। उसे आता देख जैद के गले में गिल्टी उभर कर मालूम हुई। अभी वो ये सोच ही रहा था कि भाग ले कि कैसर आकर बड़ी गर्मजोशी से उसके गले लगा। हमारा निकाह मनसूख नहीं हो सकता, वो बालिग होने के बाद भी नहीं कर सकती। जैद ने पहली बार इस आदम बेजार लड़के के लहजे में इतनी खुशी और इतनी गर्मजोशी देखी थी। क्या ये वही था जो इसी निकाह पर कुछ माह पहले उसे गालियां दे रहा था? खुशी का आलम यह था कि उसने जैद को मजबूती से जकड़ लिया था अपने हिसार में। अपनी खुशी के अंदर उसे एहसास ही नहीं हुआ कि दूसरे का दम घुट सकता है। जैद के लिए सांस लेना मुहाल हो गया था। कुछ वक्त पहले मुफ्ती साहब और कैसर आमने सामने रूम में बैठे हुए थे। अगर लड़का 19 साल का हो यानी बालिग हो, लड़की नाबालगा 6-7 साल की, और वली उनका निकाह कराए तो क्या हुक्म होगा? ऐसी कोई सूरत निकलती है कि निकाह मनसूख हो सकता हो लड़की के बालिग होने के बाद? अगर लड़की चाहे तो नाबालगा लड़की का निकाह वली करवा सकता है। विलायत 2 तरह की होती है, एक विलायत अजबार और दूसरी विलायत अल्जाम। विलायत अजबार ये है कि मजबूर करके फिल वक्त फैसला नाफिज करने की विलायत और इजाज़त है। विलायत इल्ज़ाम ये है कि मजबूर करके जो फैसला फिल वक्त किया जाए, बाद में यानी बालिग होने के बाद भी वो फैसला बदला ना जा सके, बल्कि कतई और इसी अमल पर किया जाए। अहनाफ के नज़दीक विलायत का सबब कुराबत दारी और रिश्तेदारी है, और रिश्ता व कराबत जहाँ भी हो वहाँ मोहब्बत व शफकत होगी, अलबत्ता बाप दादा की बनस्बत कम। इसी वजह से बाप दादा को विलायत अजबार भी हासिल होती है और विलायत इल्ज़ाम भी, यानी उनका किया हुआ निकाह कतई होगा, बाद में रद्द नहीं हो सकेगा। जबकि बाप दादा के अलावा के लिए विलायत अजबार तो है लेकिन विलायत इल्ज़ाम नहीं, यानी बलूगत के बाद सगीर व सगीरा उनके फैसले को रद्द करके निकाह को फसक और ख़त्म कर सकते हैं। यानी मेरा निकाह कतई है क्योंकि मेरा निकाह उसके वालिद ने करवाया है, जिसे विलायत अजबार भी हासिल है और विलायत इल्ज़ाम भी। मुफ्ती साहब के बयान देते वक्त उसके हाथ पांव मुकम्मल ठंडे पड़ चुके थे। ऐसा ज़िंदगी में पहली बार हुआ था
ऐसा लगा जैसे वो कोई इम्तिहान देने बैठा हुआ है या उसका रिजल्ट निकलने वाला है। कहा जाए तो गलत ना होगा कि ज़िंदगी में पहली बार वो किसी शख्स के एक एक जुमले को, हत्ता कि एक एक लफ्ज़ को बगौर सुन रहा था और इस दुआ के साथ सुन रहा था कि वो उसके हक़ में बेहतर ही साबित हो, कोई मनफी बात ना बोलने जो वो हैंडल ना कर सके, और बस मुफ्ती साहब का बयान पूरा होना था कि उसका दिल खुशी से सरशार हो गया, ऐसा मसरूर के जैसे जन्नत में आ गया हो या हवाओं में हो। ज़मीन पे होने के बावजूद अपने पाँव से हवाओं में महसूस हो रहे थे। इतनी खुशी जैसे कोई जैकपॉट हाथ लग गया हो या कोई ख़जाना। मगर एक सवाल और था जो जहन में गर्दिश में था। सोचा जब इतनी दूर आया ही है तो क्यों ना वो भी पूछ ले, पता तो चले इंतज़ार कब तक का है। उसके वालिद जेल में थे, कोई नहीं था उसका, उसलिए मेरा उससे निकाह हुआ और रुखसती हुई। वो 6 साल की है और मेरे साथ ही रहती है। जानना ये था कि मिलन की सूरत क्या है, क्या मुझे उसके बालिग होने का इंतज़ार करना पड़ेगा। कैसर ने लगे हाथों ये सवाल भी कर डाला। उसके सवाल को सुनने के बाद कुछ लम्हे मुफ्ती साहब ने तवक्कुफ़ किया, फिर वो गंभीर लहजे में गोया हुए, इस बात को समझिएगा कि सिर्फ उम्र का एतबार नहीं बल्कि जिस्मानी सेहत व तंदुरुस्ती का भी एतबार किया जाएगा। अक्सर मशाइख का ये कौल है, इस बाब में सुनकर कुछ अख्तियार नहीं है बल्कि ताकत का एतबार है। इस अक्सर मशाइख का ये कौल है कि इस बाब में सन का कुछ अख्तियार नहीं है बल्कि ताकत का एतबार है। बस अगर भारी भरकम मोटी ताज़ा होकर मर्द की हमबिस्तरी की ताकत रखती हो और इस फाल से इसके मरीज़ हो जाने का खौफ ना हो तो शौहर उसके साथ दखूल कर सकता है, अगरचा वो 90 बरस की भी ना हो। और अगर पतली दुबली हो के जमा की ताकत ना रखती हो, इस फाल से उसके बीमार पड़ जाने का खौफ हो, तो शौहर को उसके साथ दखूल करना हलाल नहीं है, अगरचा वो 90 बरस से ज़्यादा हो। और यही सही है। याद रखें, अगर किसी का मसला अलग होता है तो इसका जवाब भी इसी के एतबार से दिया जाता है। अगर आपको मज़ीद कोई मालूमात चाहिए तो हो तो अपने मुफ्ती साहब से खुद रब्ता करें। यहाँ सिर्फ शरई पॉइंट ऑफ व्यू बयान किया गया है, कानूनी पॉइंट ऑफ व्यू नहीं। शुक्रिया मुफ्ती साहब, कैसर मुस्कुराते हुए कहकर उनसे हाथ मिलाकर खड़ा हो गया था। दिल से जैसे मनो बोझ उतरा था उसके। वो बहुत हल्का हल्का महसूस कर रहा था और बहुत खुश भी। हाल सांस नहीं आ रहा मुझे, जैद की दबी दबी आवाज़ पर कैसर हवासों में लौटा था और फौरन ही उसे अपनी जकड़ से आज़ाद किया। सॉरी, कैसर नादानी से मुस्कुराते अपने गर्दन की पुष्ट पर हाथ रगड़ते माजरती लहजे में बोला। मुफ्ती साहब से अलविदा लेकर अब वो दोनों ही जाने के लिए तैयार खड़े थे कि मुफ्ती साहब ने ये कहकर रोका कि असर की नमाज के करीब है, नमाज पढ़ के चले जाएं। और इस लड़के ने कब कोई नमाज अदा की थी, उसे तो वजू करना भी नहीं आता था। पहले तू वजू कर, मैं फिर करता हूँ। उसने वजू खाने में खड़े होकर जैद की जानिब देख आहिस्तगी से कहा। नहीं, पहले आप करें, आप बढ़ें। जैद फौरन ही इज्जत देते हुए बोला, हैं ये कब हुआ? कैसर फौरन ही उलझ कर, जब निकाह हो जाता है ना तो लड़के बड़े हो जाते हैं। हम बैचलर तो उन्हें अपना रहनुमा बनाकर उनके आगे पीछे घूमते हैं टिप्स के लिए, मगर हमारे सीन में सब उल्टा है। मेरा रहनुमा तू है क्योंकि निकाह तूने ही कराया है ना। अब चल आगे बढ़। कैसर मुंह बसोर कर तेजी से बोला, बेटा जब इज्जत देता है ना कोई तो उसे कबूल कर लेते हैं। माना तुम्हारा पेट का हाजमा इज्जत कबूल करने वाला नहीं है। जैद ने टिक्का के जलील किया था। असल में ना मेरा तो बेइज्जती का मंथली पैकेज है, वो भी जब मेरे डैड आ जाए। लेकिन तू तू तो रोज के पैकेज वाला है, तो तुझे ज्यादा पता होगा। अगर जैद शेर था तो कैसर अब्दुलरहमान तो सवा शेर था। जैद हो या कैसर, दोनों ही लगे पड़े थे एक दूसरे पर टोपी डालने के लिए, मगर ढीठ इतने थे कि दोनों में से एक भी ये मानने के लिए तैयार नहीं था कि उसे वजू नहीं आता। इनका मुसलसल बहस करना इर्द गिर्द के लोग देख रहे थे। बेटा जमात निकल जाएगी, तुम दोनों की बहस में जगह मौजूद है, दोनों बैठ जाओ, हम तीनों साथ ही कर लेते हैं। पता है अक्लमंद नेक लोगों की सबसे अच्छी आदत क्या होती है? वो कभी शर्मिंदा नहीं करते। वो ऐसे बात बनाते हैं कि ये बात भी हो जाए और काम भी, और किसी की इज्जत नफ्स मजरू भी ना हो। उनकी बात सुनने के बाद कैसर और जैद खामोशी से उनके साथ बैठ गए, और जैसे जैसे वो करते जा रहे थे वैसे वैसे वो दोनों इस अमल को दोहराते जा रहे थे। नमाज भी उन दोनों ने उसी तरह अदा की थी। या अल्लाह, मुझे दुआ मांगना नहीं आता और तू ये जानता है आखिरी बार जब मैंने दुआ मांगी थी तो वो इशाल आप ही के वापस मिल जाने की थी, जिसे मांगे भी 10 साल गुजर गए। आज फिर से मांगना चाहता हूँ, तो जुगनू को हमेशा खुश रख, उसकी चमकती आंखें कभी मान ना पड़ने देना। मेरी वजह से तो बिल्कुल भी नहीं। होठों के किनारों पर हल्की सी तबस्सुम रक्सा हुई थी, और वो तबस्सुम बहुत जख्मी सी थी, जैसे वाकई डरता हो कि कहीं इन आंखों की चमक एक दिन उसी के सबब माने न पड़ जाए। पिछली बार मांगा था तो बहन के लिए मांगा था, इस बार मांगा तो नायाब के लिए मांगा, खुद को तो कहीं रखा ही नहीं। अगर अब्दुलरहमान साहब ये समझते थे कि वो अपनों पर जान लुटाने वाला बंदा है तो ये गलत नहीं था। वो दोनों मस्जिद से निकलकर गाड़ी की जानिब आ रहे थे। जैद देख सकता था कैसर आते वक्त जितना बरहम था, जाते वक्त उतना ही खुश मिजाज। चल आज तुझे बिरयानी खिलाता हूँ, कैसर ने गाड़ी का डोर खोलते हुए मुस्कुरा कर कहा। जैद पहली बार इस चॉकलेटी बॉय के चेहरे पर इतनी पुरकशिश मुस्कुराहट देख रहा था।
वाह नन्ही भाभी, तुम्हें मान गए। जैद फर्स्ट पैसेंजर सीट की जानिब का डोर खोलते हुए नायाब को दाद देने लगा। बिरयानी तो मैं खिला रहा हूँ ना, कैसर फौरन ही जताते हुए बोला। साथ ही गाड़ी की चाबी पॉकेट से निकाली। मगर खिला तो उन्हीं की वजह से रहे ना, वरना तुझ जैसा कंजूस खिला ही ना दे। मुकाबिल ने भी इतना ही जताकर जवाब दिया था। क्यों नहीं खिलाऊंगा, देखना दुनिया का सबसे बड़ा वलीमा करूंगा मैं, फकराना अंदाज में मुस्कुराते हुए कहा। तो फल सामने रखकर दुनिया का सबसे बड़ा इंतजार भी तो तेरे हिस्से में आए। जैद की बात पे पॉइंट होता, यही वजह थी कि वो मुस्कुरा दिया। फ़कत औरों के मामलात अलग होते हैं, उनके में फल सामने नहीं होता और वो सिर्फ इंतज़ार होता है मिलने का। मगर कैसर के कैसे मामला बिल्कुल बरक्स था। फल बिल्कुल सामने था और फिर भी नसीब में इंतज़ार ही इंतज़ार था। और फल सामने रखकर इंतज़ार करना इंतज़ार को मज़ीद कड़ा बना देता है। ये तार कैसे? जैद की नज़र अचानक ही पीछे की जानिब गई थी तो उसने तार रखे देखे। ये वही तार थे जो हुस्ना ने देखे थे। हमजा ने नया घर खरीदा है, वहाँ वायरिंग के लिए मंगवाए हैं। जवाब वही था जो हुस्ना को दिया गया था, बस इब्तदाई नाम में तब्दीली आ गई थी। जैद ने ज़्यादा न सोचते हुए इस बात में सर हिला दिया। उनकी गाड़ी रेस्टोरेंट की जानिब बढ़ रही थी। वापसी पर उसने नायाब के लिए भी बिरयानी की ऊपरी सतह से सादे चावल निकलवा लिए थे पार्सल। और चीज़ों के मुकाबले उसका जुगनू चावल थोड़ा शौक से खा लेता था। वो घर में दाखिल हुआ तो आज उसका मूड काफ़ी वक्त बाद खुशगवार था। उसने एक नज़र पूरे घर में दौड़ाई, उसे नायाब कहीं नज़र नहीं आई थी, इसलिए वो सीधा ऊपर की जानिब बढ़ा। जुगनू, ओ मुझे तो पता ही नहीं था मेरा जुगनू पढ़ाई भी करता है। वो कमरे में दाखिल हुआ तो सामने ही बेड पर नायाब की कॉपियाँ बिखरी हुई नजर आईं और वो एक कॉपी में झुककर पेंसिल से काम करने में मगन थी। वो मुस्तरद से कहता उसके करीब चला आया। पार्सल साइड टेबल पर रखकर वो खुद पर बेड पर बैठा। जुगनू, नायाब ने अभी तक उसे देखने की जहमत नहीं की थी, वो अपने ही काम में मगन थी। उसकी आवाज़ देने पर भी नायाब ने निगाह न उठाई तो कैसर ने उसकी कॉपी पर निगाह डाली। वो मैथ का काम कर रही थी और मुसलसल लिखे चले जा रही थी। क्या मैं देख लूँ? उसने कहते हुए कॉपी दी। अब जाके नायाब ने उसे देखा था। ऐसा नहीं है कि वो जानती नहीं थी कि कैसर है उसके बराबर में, बस वो तवज्जो नहीं दे रही थी। इस कम उम्र हसीन लड़के ने कॉपी चेक करना शुरू की। उसकी पूरी कॉपी में हर पेज पर होमवर्क के अंदर टीचर के रेड पेन से रिमार्क्स मौजूद थे और शिकायत एक ही थी कि अपने मामू से होमवर्क करवा कर ना लाया करें। अगर कैसर ने अभी कुछ लम्हों पहले खुद ना देखा होता उसे लिखते हुए तो शायद वो भी यही समझता कि वो किसी और से लिखवाती है। पर ये कैसी अजीब बात थी, उर्दू इंग्लिश और दीगर सब्जेक्ट्स में जहाँ वो बिल्कुल डल थी, वहीं मैथ्स में उसका हिसाब बिल्कुल अलग था। तुम्हें मैथ्स अच्छी लगती है? थोड़ी, वो तेज़ी से चमकती आंखों के साथ बोली। मगर विशाल को मैथ्स बहुत पसंद थी। ये पहली बार था जब कैसर ने उसके सामने उसकी माँ का जिक्र किया। मेरी अम्मी को? वो काफ़ी एक्साइटेड हुई थी। हाँ, कैसर को शक हो गया था, वो अपनी माँ जैसी ही है। 1 से 50 के दरमियान कितनी बार 5 आता है जुगनू? कैसर ने कॉपी नीचे रखकर उसकी बुरी चमकती आंखों में देखते हुए सवाल किया, वो भी निहायत सिरसिरी से अंदाज में। 6 बार, दूबदू किसी कंप्यूटर की तरह जवाब दिया। अच्छा ये देखो, 1 2 4 7 11 16 क्या आएगा? ये सवाल काफ़ी मुश्किल था एक 6 साल बच्ची के एतबार से, लेकिन उसने दानिस्ता तौर पर कॉपी पर लिखकर ये सवाल किया था। 22। उसने कोई कैलकुलेट नहीं किया, पेंसिल से बस देखा और जवाब दे दिया। और कैसर अगले पल मुंह खोले उसे देख रहा था। अपने हिसाब से उसने बड़ा मुश्किल सवाल किया था। तुम तो कंप्यूटर हो जुगनू? कुछ लम्हे उसे देखने के बाद मुस्कुरा दिया और मुस्कुराहट बहुत प्यारी सी थी, दिल को छू लेने वाली। नायाब एक गॉड गिफ्टेड बच्ची थी जिसका आईक्यू लेवल दुनिया के स्मार्टेस्ट 6 साल किड्स के आईक्यू लेवल में से अगर हाईएस्ट कहा जाए तो गलत ना होगा। लेकिन अभी वो एक छुपा हुआ हीरा थी और मज़ेदार बात ये पता है क्या थी? वो अपना ये सारा आईक्यू सिर्फ एक कैसर की ज़ात पर गौर फिक्र करने में लगाती थी। अगर कैसर का पसंदीदा टॉपिक उसका जुगनू था तो नयाब के लिए उसका पसंदीदा सब्जेक्ट सिर्फ कैसर अब्दुलरहमान यूसुफ की शख्सियत थी। मैथ्स को तो वो कभी कभी मुंह लगाया करती थी। कैन आई हग यू? नहायत मोहब्बत से पूछा। श्योर, उसने भोलेपन से कहा और खड़ी हुई। अगले ही पल कैसर ने उसे अपनी बाहों में जकड़ लिया था। उसके नन्हे कंधे पर अपनी थोड़ी रखकर पुरसुकून अंदाज में आंखें मूंद ली। कैसर हक करना था, हड्डियां नहीं तोड़नी थी। कैसर तो जैसे उसके नन्हे वजूद को खुद में भींच लेना चाहता हो। वो खुद के दबने पर टोकने लगी। बस कुछ लम्हे ऐसे ही रहो, मुकाबिल छोड़ने के लिए तैयार ना था और ना ही अपनी जकड़ ढीली करने के लिए। आज कैसर अब्दुलरहमान यूसुफ ने ज़िंदगी में पहली बार जाना था कि किसी को खोने का खौफ क्या होता है, मगर वो कहाँ जानता था कुछ चीज़ें तय होती हैं, उन्हें बदला नहीं जा सकता। प्लीज़ राइटर, इन्हें इसे खोने मत देना, कैसर का ही रखना है प्लीज़ यार, इसको खोने नहीं देना। उसका जुगनू कैसर का जुगनू कैसर का ही रहे ना। प्लीज़ ऐसा नहीं करना कि कैसर का जुगनू किसी और का हो जाए, ज़रिया आपको मिल जाए। नहीं, कैसर का जुगनू कैसर का ही रहना चाहिए और हैप्पी एंडिंग ही करना, ठीक है? अल्तमश के बंदे कैसर पर कड़ी नज़र रखे हुए थे। उन्होंने सुबह के वक्त शमीम खातून के साथ एक बुरके वाली औरत को घर में दाखिल होते हुए देखा और 15 मिनट के बाद वही औरत घर से बाहर निकली और उसके हाथों में सब्जियां, फल वगैरह की प्लास्टिक की थैलियां थीं।
प्लास्टिक भी सफ़ेद थी, इसलिए फल वगैरह साफ नज़र नहीं आ रहे थे, साफ नज़र आ रहे थे। वो पूरे दिन इंतज़ार करते रहे, मगर कैसर आज पूरे दिन घर से बाहर ना निकला। वहीं दूसरी जानिब वो स्या बुर्के वाली औरत चलती चली जा रही थी, चलती चली जा रही थी। फिर एक सुनसान गली में आकर वो रुकी। उसने तेज़ी से इधर उधर नज़र घुमाई, वहाँ कोई मौजूद नहीं था। फिर वो ये बुर्के वाली औरत ना कैसर ही है यकीनन। फिर वो फुर्ती से सामने की जानिब बढ़ी, जहाँ ब्लैक लैम्बोर्गिनी पहले से ही खड़ी थी। उसने फ्रूट की थैलियों में हाथ डालकर उसमें से चाबी निकाली, फिर रिमोट से पैसेंजर सीट का डोर खोला, इधर उधर अच्छी तरह देखते हुए कि कोई उसका ताक्कुब तो नहीं कर रहा। किसी को ना देखता हुआ पाकर वो तेजी से गाड़ी में दाखिल हो गई। बस गाड़ी में दाखिल होना था कि फुर्ती से बुर्का उतरा, और बुर्का उतरते ही खूबसूरत हसीन का मुंह लड़का नमूदार हुआ। इतनी गर्मी में भी वो वाइट हुडी से बेतन किए हुए था। सर को हुडी से कवर कर उसने ब्लैक मास्क चेहरे पर लगाया और पीछे से आगे की जानिब कूद कर गाड़ी की ड्राइविंग सीट पर बैठा। अपने बंदों के साथ वो डेकोरेशन करवाने फार्म हाउस आन पहुंचा था। पूरा दिन उसका डेकोरेशन में ही गुजरा। वो फार्म हाउस आबादी से बिल्कुल अलग थलग था और निहायत ही खूबसूरत और वसी। अच्छा खान बाबा, मेरे सारे बंदे निकल रहे हैं, आप भी निकलें, रात काफ़ी हो चुकी है और चाबी मुझे दे दें। ये कहते हुए कैसर ने फार्म हाउस के चौकीदार के कंधे पर थपथपाया और आखिरी जुमला निहायत ही सिरसरी से अंदाज में अदा किया। चौकीदार ने फौरन ही चाबी निकालकर उसके आगे कर दी थी। और हाँ, कल पार्टी है, कल आपको आने की ज़रूरत नहीं है। मैंने फैजान जट से बात कर ली है, कल मेरे बंदे खड़े होंगे यहाँ। चाबी चौकीदार के हाथ से लेते हुए, ठीक है बाबा बाबा, अगर कुछ खर्चा पानी मिल जाता। वो सफ़ेद रंग की धोती और बिस्किटी रंग की कुर्ती में मलबूस सफ़ेद दाढ़ी वाला चौकीदार ज़रा लचकदार लहजे में बोला, कल बड़े लोग आते तो मैं इनकी खिदमत करता तो मुझे पैसे मिलते। अब आप अपने बंदे रखने वाले हैं तो मुझ गरीब की दिहाड़ी तो मर गई ना। कैसर उनकी बात सुन बेख्तियार ही मुस्कुरा दिया था। वो बूढ़ा थोड़ा अफसुर्दा दिखाई दे रहा था। सदका लेते हो? कैसर वो बंदा ही नहीं था जिसकी जेब आप दीगर अमीर लड़कों की तरह गुर्बत का रोना रोकर या अपने आप को बेचारा जाहिर करके खाली करवा सको। बाबा, कायदे आजम किसी भी सूरत में मिले गरीब ले लेता है। वो बूढ़े बाबा तेजी से बोले थे, ये लो मेरी बीवी का सदका, और दुआ करना वो कुछ खाना पीना शुरू कर दे और थोड़ी जान बना ले, बहुत दुबली पतली है वो। कैसर ने अपनी पॉकेट से जब वॉलेट निकाला तो बाबा साहब की आंखें चमकने लगी। वो सोचने लगे न जाने मुझे बहुत हंसी आ रही है। वो सोचने लगे ना जाने कितने देगा। दिखने से ही अमीर घर का लड़का मालूम हो रहा था, और फिर जो लैम्बोर्गिनी लेकर आया था वो कम थी उसकी हैसियत बताने के लिए। लेकिन जब कैसर ने 100 रुपए का नोट निकालकर उनके आगे किया तो वो बेचारा मुंह लटका कर बेयकीनी से उसे देखने लगा। वो कैसर अब्दुलरहमान, जो किसी को 1 रुपया ना दे, वो 100 रुपए दे रहा था, उसके नज़दीक यही बहुत बड़ी बात थी। और वो भी सिर्फ इसलिए क्योंकि वो अपनी जुगनू का सदका दे रहा था। छोड़े साहब, आप ये बाहर किसी गरीब को ही दे दीजिएगा, अच्छा है, भला हो जाएगा उस बेचारे का। आपके 100 रुपए से, आखिरी जुमला वो खासा जताते हुए कहता, मुंह बसोर कर चल दिया था। पेट भरा कहीं का। कैसर ने सर झटक कर पैसे वापस वॉलेट में रख लिए थे। सबके जाने के बाद उसने दरवाज़ा बंद किया और वो तार अपनी लैम्बोर्गिनी से निकाल रहा था। वो चलता हुआ अंदर की फार्म हाउस में दाखिल होने लगा। वो अंकल मेरे दोस्तों को दूसरे कमरे में ले जाते थे। जब वो वापस आए तो वो बहुत रो रही होती थी। उनके पजामे से खून भी निकल रहा होता था। उसने फार्म हाउस हर जगह जगह मशहूर पेंटिंग्स लगवाई थी और अब वो उन्हें एक एक करके उतार कर उनके पीछे तारों का काम करना शुरू कर चुका था। तुम्हारे यहाँ लड़कियों के रेप होते हैं, छोटी छोटी बच्चियों के। वो चीख रहा था इस यतीम खाने के ओनर के रूम में खड़ा। आपको गलत फहमी हुई है कैसर साहब, ऐसा कुछ नहीं है। वो ढीठ आदमी मुस्कुराते हुए बोला, अच्छा, मुझे गलत फहमी हुई है तो फिर तुम्हें कोई टेंशन तो नहीं होगी ना अगर मैं यहाँ की बच्चियों के टेस्ट करवा लूँ। बस इसका मुंह लड़के का चिंगाड़ते हुए कहना था कि मुकाबिल की हवा निकली। कैसर साहब, हम आपकी इज्जत करते हैं, इसका मतलब ये नहीं है कि आप हम पे जैसे चाहें इल्ज़ाम लगा लें। हम क्यों अपनी बच्चियों के साथ इस तरह करने लगे? ये पूरा एक इदारा चल रहा है, आपको समझना चाहिए इस बात को। हम गरीब, मिस्कीन और यतीम बच्चियों की मदद करते हैं। लोगों का क्या है, वो तो अपने लावारिस बच्चों को झूलों में फेंक जाते हैं। वो हम होते हैं जो इन्हें संभालते हैं, इन्हें 2 वक्त का खाना देते हैं, इन्हें अच्छी तालीम दिलाने की कोशिश करते हैं, इन्हें मुआशरे का एक अच्छा फ़र्द बनाने की कोशिश करते हैं। आपको हमारी नीयतों पे यूँ शक नहीं करना चाहिए। ये बहुत गलत बात कर रहे हैं आप। शराफत और दुनियादारी और ख़ास तौर पर मजलूम व यतीम बच्चियों की खिदमत करने का लिबादा ओढ़ अब वो भी धारने लगा था। चीखा सिर्फ तब नहीं जाता जब आप सही हो, चीखा तब भी जाता है जब अपने आप को गलत साबित करने से बचाना हो। और वो शख्स अपने आप को गलत साबित करने से बचाने के लिए चीख रहा था। कितनी देर लड़ाई होती रही मगर वो शख्स ना माना, यहाँ तक कि कैसर ने मुक्के ही मुक्के उसके मुंह पे जड़ने शुरू कर दिए। वो कह रहे थे, पहले हरीम को प्यार करूंगा फिर कल तुम्हें। कैसर, वो अच्छे नहीं थे, मुझे बिल्कुल अच्छे नहीं लगते थे, बहुत गंदे थे वो अंकल, बिल्कुल खुर्रम अंकल जैसे। मुझे खुर्रम साहब और उनके साथ काम करने वाले वेलफेयर के लोगों के खिलाफ काम
शिकायत दर्ज करानी है। वो पुलिस स्टेशन में बैठा हुआ था, सामने मोटा सा पुलिस वाला पान चबाते हुए इस सामने बैठे कम उम्र लड़के की जानिब देखने लगा। क्या शिकायत दर्ज करानी है तुम्हें बच्चे? उसने निहायत लापरवाही से पूछा। वो वेलफेयर की आड़ में फहाशी का अड्डा चला रहे हैं, छोटी छोटी बच्चियों के साथ रेप कर रहे हैं, उन्हें होटलों में बेच रहे हैं। वो कम उम्र लड़का सुर्ख होते चेहरे के साथ फौरन ही बोला था, उसकी आवाज में जो गमो गुस्सा झलक रहा था। ऐसा नहीं है, सामने वाले ने उसे महसूस नहीं किया था, बस छोटा और कम उम्र देखकर तवज्जो ना दी। बेटा ये तुम्हारे पढ़ने लिखने की उम्र है, तुम कहाँ इन केस वगैरह के चक्कर में पड़ रहे हो? वो पुलिस वाला निहायत लापरवाही से बोला तो कैसर का खून जल गया। मैं आपसे कह रहा हूँ कि वहाँ बच्चियों के रेप हो रहे हैं और आप मजे से यहाँ बैठे मुझे पढ़ाई का सजेशन दे रहे हैं। उसकी से आंखें सुर्ख पड़ चुकी थी, ऐसे जैसे लहू निकलने लगा हो। बेटा लावारिस बच्चे होते हैं, वो गंदगी, आजकल की नई नस्ल की गंदगी है वो। तुम क्यों उन्हें इंसाफ दिलाने के चक्कर में अपना फ्यूचर बर्बाद करने आ गए हो? यहाँ जाओगे जाके आ गए हो यहाँ, जाओ जाके पढ़ो। अगर वो ये शिकायत कैसर अब्दुल रहमान बनकर दर्ज कराता तो यकीनन सुनवाई हो सकती थी, मगर कैसर बनकर कभी भी नहीं। हरीम जब दूसरे कमरे से वापस आई तो वो बहुत चीख चीख कर रो रही थी। मुझे बहुत डर लग रहा था। उसने पिलास से तार को छीला था, फिर दोनों को ज्वाइंट करके सेट किया। सर मैं बहुत उम्मीद लेकर आपके पास आया हूँ। मैं अपने इलाके की पुलिस के पास भी गया था, लेकिन कोई मेरी नहीं सुन रहा। उन्होंने तो मेरा केस तक दर्ज नहीं किया। वो अपने इलाके के डीएसपी के पास पहुंचा हुआ था। वो ये काम अपने वालिद के नाम से नहीं करवा सकता था, वरना यकीनन अब्दुल रहमान साहब को नायाब का पता चल जाता और ये वो आखिरी चीज़ थी वो जो वो चाहता था दुनिया में हो। जब बाप का पीछे नाम नहीं था तो वो एक आम सा लड़का था जिसकी कोई सुनने वाला नहीं था, जो दर्द दर्द भटकता फिर रहा था सिर्फ इंसाफ के लिए, इन लोगों को सजाएं दिलाने के लिए जो इन सब में शामिल हैं। आप कहेंगे तो मैं प्रूफ तक ले आऊंगा, आप बस मेरा साथ दें। वो डीएसपी के सामने कुर्सी पर बैठा इंसाफ की उम्मीद ने बोल रहा था। कैसर अगर मैं गलत नहीं हूँ तो अब्दुल रहमान साहब के बेटे हो, राइट? जी। जब वो जानते ही थे तो फिर पहचान छुपाने का क्या फ़ायदा रह गया था? तो बेटा क्या आप करते फिर रहे हो ये सब? मैं जानता हूँ जवानी के जोश में तुम्हें भी शौक चढ़ा होगा सोशल वर्क करने का, मगर बच्चे गरीबों को खाना खिलाओ, कपड़े दान करो और उनकी वीडियोस बनाओ और डाल दो सोशल मीडिया पर और लाइक समेटो। ये तुम कहाँ समंदर की बड़ी बड़ी शार्क के हलक में हाथ डालने पहुंच गए हो? उनकी बात सुनते ही कैसर समझ गया था इस आदमी ने कुछ नहीं करना, बल्कि अगर उसने ज़्यादा फोर्स किया तो उसके वालिद तक ये बात ज़रूर पहुंचा देंगे। ओके आप सही कह रहे हैं, मैं अभी बहुत छोटा हूँ, मुझे अब इन मछलियों के हलक में हाथ नहीं डालना चाहिए, पर प्लीज उन्हें शार्क कहकर शार्कों की तौहीन न करें। वो जल भुनकर कहता फौरन ही उठ खड़ा हुआ था। अपना काम मुकम्मल करने के बाद पेंटिंग्स दोबारा लगा दी जैसे पहले लगी हुई थी। वो तार अब बिल्कुल छुप गए थे। स्टूल से उतरकर अब दूसरी जानिब स्टूल से उतरकर अब दूसरी जानिब बढ़ा था। स्टूल को अपने साथ खिसकाते हुए वो ऐसे ऐसे करते थे और उंगलियां भी मारते थे। सर प्लीज़ मुझसे बात कर लें, मैं 2 घंटे से आपके ऑफिस के बाहर बैठा हूँ और 3 दिन से मुसलसल यहाँ आ रहा हूँ। कैसर अपने इलाके की इंचार्ज से मिलने की अपॉइंटमेंट लेकर 2 घंटे से उनके ऑफिस के बाहर बैठा वेटिंग रूम में इंतजार कर रहा था। यही सब था कैसर के गमो गुस्से की वजह, आई थिंक, जो उस दिन उसे इतना गुस्सा आया था कि नायाब भी उससे डर गई थी। मगर पिछले 3 दिनों की तरह आज भी वो बगैर मिले ही जा रहे थे, तो इसने फौरन ही उनकी गाड़ी का डोर पकड़कर रोकते हुए उनसे बात करना चाहिए। कैसर ने अब जाना था, इंसाफ पाना तो दूर की बात, यहाँ तो इंसाफ पाने की बात करने के लिए भी दर दर की ठोकरें खानी पड़ती हैं। गार्ड्स फौरन ही कैसर का बाजू पकड़कर हटाना चाहता था। इससे पहले वो हटा पाता, कैसर ने पूरी फोर्स के साथ इस गार्ड के सीने पे हाथ मारा। हाथ मत लगा कहते हुए गार्ड जवाबी हमला करता। इससे पहले उन्होंने हाथ दिखा के रोका। गाड़ी में बैठो, उनकी कहते ही कैसर उनके साथ गाड़ी में बैठा। सर वेलफेयर के नाम पे अड्डे चला रहे हैं ये लोग, छोटी छोटी बच्चियों को बेचते हैं, उनका रेप करते हैं, बाकायदा वेलफेयर में आते हैं लड़के। आप कहेंगे तो मैं प्रूफ भी ले आऊँगा। सर इस वक्त उसे रोकना बहुत ज़रूरी है, अगर ये इस तरह चलता रहा तो पता नहीं कितनी कलियाँ रौंदी जाएंगी। इतना ही नहीं, वो लड़कों को भी बेचते हैं, न सिर्फ मुल्क में बल्कि बैरून मुल्क में भी छोटे छोटे बच्चों को लोंडेबाजी के लिए इस्तेमाल किया जाता है। मैं सिर्फ इतना चाहता हूँ कि आप इसके खिलाफ एक्शन लें। वो काफ़ी देर तक उसकी बात खामोशी से सुनते रहे। उनकी खामोशी ने कैसर को हौसला दिया था कि वो मज़ीद बातें बोल सके, और उसने बोली। उसे लगा यहाँ काम बन गया, शायद उसकी महीनों की मेहनत रंग ले आई, मगर अगले ही लम्हे उसकी सारी उम्मीदें टूट गईं जब वो कहका लगाकर हंसे। कैसर उनका हंसता हुआ चेहरा देख कर रह गया था। हंसने वाली क्या बात थी? अपने हाथ की मुठ्ठियाँ भींचते वो निहायत बरहमी से इस्तफसार कर रहा था। दुनिया में किसी की हंसी इतनी जहर नहीं लगी थी जितनी इस एक शख्स की लगी थी कैसर को। इस वक्त मुल्क में इतने बड़े बड़े मसले पड़े हैं और तुम चाहते हो मैं इन लावारिस बच्चों के लिए ख्वार होता फिरूं, इनके लिए अपना पैसा लगाऊं जो ना जाने किस किस का गंदा और हराम खून है। फिर उन्हें घर मिला हुआ है, रहने के लिए खाना मिलता है, 2 वक्त का पहनने के लिए कपड़ा मिलता है, और तुम क्या चाहते हो वेलफेयर वालों से? वो खाना कपड़े सब जिस्म फरोशी के हैं। कैसर मजीद खुद को रोक नहीं पा रहा था। उसे लगा अगर वो खबीस शख्स ने एक जुमला और कहा तो वो अपना आपा खो देगा, और गलत बयानी ना करें। वेलफेयर वाले बच्चों को नहीं पाल रहे, वो बच्चे वेलफेयर वालों और आप जैसे मुल्क के मुअज़्ज़ज़ कुत्तों को पाल रहे हैं। कैसर की स्याह आंखें लहू रंग हुई।
उसने एक एक लफ्ज़ चबा चबा कर जताते हुए अदा किया, वो भी खासा चोट करने वाले अंदाज में, ताकि मुकाबिल की शर्म जागे जो ये बेच खाए हैं। मोअज़्ज़िज़ कुत्तों, जानते भी हो बच्चे किससे बात कर रहे हो? अपनी सख्त तज़लील पर वो धाड़े। इन्हीं मोअज़्ज़िज़ कुत्तों में से एक कुत्ते से, मुंह पर कहता वो बेखौफ गाड़ी से निकला। उसे समझ आ गया था ये सब मिले हुए हैं, कोई आवाज़ नहीं उठाएगा, उसके खिलाफ सब मिलकर जो खा रहे हैं। लेकिन फिर भी उसने उम्मीद कायम रखते हुए आखिरी बार मीडिया का दरवाज़ा खटखटाया। मीडिया से भी इसे नाउम्मीदी हुई होगी यकीनन, मुझे जो लगता है। तो अब आप लोग बताएं, आप लोगों को आज की एपिसोड कितनी अच्छी लगी, कितनी ज़बरदस्त लगी? मुझे तो बहुत अच्छी लगी, बहुत ज़बरदस्त लगी। बस दिल चाह रहा था नॉवेल की एपिसोड ख़त्म ही ना हो, मैं पढ़ती रहूँ पढ़ती रहूँ पढ़ती रहूँ और पढ़ते ही रहूँ, ये एपिसोड कभी ख़त्म ना हो। लेकिन एपिसोड ख़त्म हो चुकी है, क्योंकि ये एपिसोड ख़त्म होगी तो नेक्स्ट एपिसोड आएगी ना, जाहिर सी बात है, जब तक एपिसोड ख़त्म नहीं होगी तो नेक्स्ट कैसी आएगी? तो जनाब आप लोग भी शिद्दत से इंतज़ार करिएगा, मैं भी शिद्दत से इंतज़ार करती हूँ। लेकिन इस नावल के बीच में यकीनन हमारा दूसरा नावल आएगा, तो इस नावल को आने में यकीनन टाइम लग जाएगा। तो अगर आप लोगों को भी ये नावल अच्छा लगता है, जैसे कि मुझे बहुत अच्छा लगता है, तो फिर अच्छे अच्छे से कमेंट्स कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में राज़दारे मोहब्बत की, और उसके बाद फिर जुगनू की। सही है, जब तक के लिए इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।